हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन मॉडल पेपर और हम कह सकते हैं सैम्पल पेपर पे है। हमने 5 मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और आज हमारा 6th पेपर पे डिस्कशन होगा। यहाँ हम लोग बेसिकली वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। बेसिकली ये कॉमन सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं जो कि हर एक यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्रेडिट वर्दिनेस स्कोर इन इंडिया रेंजेस बिटवीन। इसकी रेंज है 300 to 900, मतलब मिनिमम 300 हो सकता है और मैक्सिमम 900। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब देखो इंडियस के सारे नंबरिंग पे और उनके नेम्स हमने ऑलरेडी लर्न कराए हैं। अगर वो क्लास अभी तक आपने नहीं देखी तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंडियस 16 ये बेसिकली रिलेटेड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से। इंडियस 38 इंटेंजिबल असेट्स। इंडियस 17 लीजिंग। इंडियस 12 इनकम टैक्स। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे देखो हमसे EOQ दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने बोला है और हमने ऑलरेडी कॉस्टिंग के MCQ सेशन में इस पे डिस्कशन किया है। अच्छा, कॉस्टिंग के लिए हम डिटेल डिस्कशन सेशंस भी अब अपलोड करना स्टार्ट कर चुके हैं, जहां हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग से स्टार्टिंग कर दी है। तो वो क्लासेस भी आप लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग MCQs बहुत ही ईजिली कर पाओगे। अब इस क्वेश्चन में देखो हमसे EOQ पूछा है, पूरा क्वेश्चन अभी पढ़ नहीं रहे हैं। सिंपली EOQ का पहले फॉर्मूला देख लो, √2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। अब क्वेश्चन में अगर देखो तो हमारे पास 90,000 यूनिट्स दिया हुआ है एनुअली, तो ये हो गया एनुअल कंजम्पशन। 300 दिया हुआ है ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ये हो गया CO। एंड CC कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली देखो कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज दिया है 20%, तो इसको हम किस पे निकालेंगे, पर यूनिट कॉस्ट पे। ये सिंपली कैसे आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 20%, और हम कह सकते हैं 0.60। तो हमारे पास सारी फिगर आ गई। सिर्फ और सिर्फ अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 90,000 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 0.60। बस अब आप इसको कैलकुलेट कर लो और इसको कैलकुलेट करने पे आंसर आएगा 9486 पॉइंट समथिंग, जिसको हमने राउंड ऑफ करके कर दिया 9487। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, न्यू रिफॉर्म इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम इंक्लूड डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंक ऑपरेशंस यस, बैंकिंग कंसोलिडेशन यस, बोरोइंग फ्रॉम बैंक एजेंसी वर्क। करेक्ट आंसर क्या है, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में 1। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द बैलेंस इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये कभी भी यूटिलाइज नहीं हो सकता अगर आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उस पर्पस के लिए। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग आर नॉट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब देखते हैं इंटरव्यू, ये प्राइमरी डेटा है। क्वेश्चन आयर से भी हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं एज वेल एज ऑब्जर्वेशन से भी। अनपब्लिश्ड थीसिस ये सेकेंडरी डेटा है, एंड एनुअल रिपोर्ट भी सेकेंडरी डेटा है। मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये तीनों प्राइमरी सोर्स है, या हम कह सकते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का सोर्स है। तो ऑप्शन देखो, चूज द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर होगा 4 कि ABC ये सोर्सेज नहीं है फॉर सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट, X is an individual of 55 years of age having GTI of rupees 3,50,000. What is the tax liability for the assessment year 18-19? अब आप लोग असेसमेंट ईयर 21-22 कर लेना। तो अगर इंडिविजुअल हो बिलो 60 ईयर्स आपकी एज है, तो इस केस में एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, अप टू 2,50,000, और उसके ऊपर अप टू 5 लाख तक जो परसेंटेज है वो फिक्स है 5% का। मतलब यहाँ 1 लाख पे आपको टैक्स देना होगा 5%, दैट इज 5,000। बट क्योंकि आप इंडिविजुअल हो और आपकी इनकम अप टू 3,50,000 है, तो उस केस में आपको रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A, और ये रिबेट कितने का है, 2,500, या जितना टैक्स पे करना है, मतलब जितना अमाउंट ऑफ टैक्स है विच एवर इज लोअर। तो नो डाउट लोअर कितना है 2,500, वैल्यू कितनी आई 2,500, प्लस इस पे सेस लगेगा कितना 4%, जो कि आएगा 100। तो ओवरऑल वैल्यू आएगी 2,600, जो कि गिवन ऑप्शन में नहीं है, बट आप लोग को हमने कॉन्सेप्ट बता दिया 2,600 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ बेसिकली असेसमेंट ईयर 18-19 का पूछा था और उस समय सेस रेट था 3%।
Next, the arithmetic mean is an all-purpose average. Yes. Median and mode are called positional averages. Yes. ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है. और हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो करेक्ट आंसर होगा 1. बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट. नेक्स्ट, which is the most appropriate mode of entry in the international business to an enterprise with little experience of international markets? Acquisition, strategic alliance, joint venture, exporting. क्योंकि देखो सिंपली ये कह रहा है कि लिटिल एक्सपीरियंस हो, मतलब कम एक्सपीरियंस हो और हम उस मार्केट में एंटर कर सके, तो एक्सपोर्टिंग के थ्रू कर सकते हैं. SIDBI was set up as a subsidiary of IDBI to take over the functions of a small business financing of IDBI. Next, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वैलिड. नो, अगर अग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के है तो वो वॉइड होता है, बट उसके एक्सेप्शंस कहाँ दिए थे, सेक्शन 25 में. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. ये तो स्टेटमेंट सही है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट होना ज़रूरी है, पर हर अग्रीमेंट हो सकता है वो सोशल अग्रीमेंट हो, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं बनेगा. मतलब यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. तो करेक्ट आंसर होगा स्टेटमेंट 1 is incorrect and statement 2 is correct. Next, redressal mechanism for consumer disputes under section 9 of the Consumer Protection Act envisages a, ये बेसिकली 3-tier system होता है जिसमें पहला होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, दूसरा होता है स्टेट कमीशन और तीसरा होता है नेशनल कमीशन. Next, if the tax liability has been reduced within the legal framework, it is tax planning. Yes. If tax liability has been reduced to get benefit of deduction available under the Income Tax Act, it is called tax evasion. No, tax evasion तो मतलब हो गया टैक्स से चोरी करना. तो ये आप टैक्स से चोरी थोड़ी कर रहे हो, आप तो डिडक्शन का बेनिफिट ले रहे हो जो कि अलाउड है इनकम टैक्स एक्ट में. मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. करेक्ट आंसर होगा 2. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस इज सुटेबल फॉर रिस्क रिटर्न एनालिसिस एंड फाइनेंशियल डिसीजन. जब भी बात हो रही है रिस्क रिटर्न की, तो सबसे बेस्ट एनालिसिस क्या होगा, कैपम एनालिसिस, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. और इस पे भी हमने डिटेल डिस्कशन किया अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सेशन में. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. हेज फंड्स आर नॉट म्यूचुअल फंड्स. ये तो करेक्ट है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स अलग होता है, हेज फंड्स अलग होता है. हेज फंड्स कैन बी सोल्ड टू पब्लिक. नो. इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड्स मस्ट पे वेरियस फीस एंड एक्सपेंसेस. येस. म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड इकोनॉमीज टू स्केल टू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. अब देखो अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें ना, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि पब्लिक को भी ऑफर किए जाते हैं और पब्लिक उसमें इन्वेस्ट कर सकती है. बट हेज फंड्स ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, इसीलिए सिर्फ जो इन्वेस्टर्स होते हैं वही उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसीलिए करेक्ट आंसर होगा 2. हेज फंड्स कैन बी सोल्ड टू पब्लिक. ये कभी भी पब्लिक को सोल्ड नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट, अमाउंट अनयूटिलाइज्ड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम for which exemption claimed under section 54 shall be treated as long-term capital gain if 3 years have expired from the date of transfer. Miller model is used in the management of basically a cash management से related model है. करेक्ट आंसर होगा 4. ये मॉडल बेसिकली किसके लिए बनाया गया है, जो अनसर्टेन मतलब बिना एक्सपेक्ट किए कैश इनफ्लो आउटफ्लो होते हैं, उस पर्पस के लिए मिलर और मॉडल स्कीम बनाई गई है. Next, building long-term mutually satisfying relations with key customers, supplier, distributors in order to earn and retain their long-term preference in business. इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग. नेक्स्ट, अब देखो फर्स्ट लिस्ट को सेकेंड लिस्ट से मैच करना है. फिजिकल, मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ये कैसी पॉलिसीज है, इकोनॉमिक पॉलिसीज. सोशल ऑब्लिगेशंस टुवर्ड सेवरल स्टेक होल्डर्स, ये हो गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कंज्यूमर, शेयर होल्डर, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, ये कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं या इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं. मॉरल प्रिंसिपल्स दैट डिफाइंस अ राइट और रॉन्ग, बिजनेस एथिक्स. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 4. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग पॉलिसीज अ फर्म चार्जेस हायर इनिशियल प्राइस फॉर द प्रोडक्ट एंड रिड्यूसेस इट ओवर टाइम एज अ डिमांड एट हायर प्राइसेस सेटिस्फाइड. इसका करेक्ट आंसर होगा स्कीमिंग प्राइस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन स्टेज इन कस्टमर रिलेशनशिप लाइफ साइकिल. कस्टमर एक्विजिशन है, डेवलपमेंट है, सेटिस्फैक्शन है, बट कस्टमर अनोयंस नहीं है. तो करेक्ट आंसर होगा 4. नेक्स्ट, विच वन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम. इट एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी ऑफ एंड्यूरिंग नेचर अराइजिंग आउट ऑफ लार्ज कैपिटल फ्लोज. इट एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी थ्रू सेल ऑफ शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेजरी बिल्स with the Reserve Bank of India.
MSS account liquidity can be used for normal government expenditure of capital expenditure. No, इसको हम कभी भी normal government expenditure के लिए यूज नहीं कर सकते, तो करेक्ट आंसर होगा 4. The essence of law of diminishing return is, अब essence क्या है कि marginal production नेगेटिव जाता है, यही रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 2, नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्री रिक्विजिशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. फर्म मस्ट हैव मोनोपोली पावर, मोनोपोली पावर होगा तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कस्टमर से अलग अलग चार्ज करना. प्रोडक्ट हैव मल्टीपल क्लोज सब्सटीट्यूट्स एंड डिफरेंट यूजेस. नो, अगर बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स होंगे तो उस केस में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे मोनोपोली ही नहीं होगी. जब तक किसी प्रोडक्ट की मोनोपोली नहीं होती ना, तब तक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी पॉसिबल नहीं होता. करेक्ट आंसर होगा 2. सुगम इज ऑल्सो नोन एज ITR 4. नेक्स्ट, match list 1, list 2, risk theory of profit. Hawley, innovation theory of profit, Schumpeter, rent theory of profit, Walker, dynamic theory of profit, Clark. करेक्ट ऑप्शन होगा 3rd. ये सब लर्न करते जाना साथ ही साथ. शॉपिंग गुड्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स. हमने लास्ट क्लास में बताया था कि शॉपिंग गुड्स मतलब कस्टमर गुड्स होता है. दीज प्रोडक्ट्स आर जनरली ड्यूरेबल इन नेचर. यस. कंज्यूमर्स जनरली कंपेयर द गुड्स ऑफ वेरियस सेलर्स एंड देन बाय सच गुड्स. ऐसा तो हम लोग करते ही ना, कोई भी गुड्स हम लोग खरीदने जाते हैं क्योंकि कंज्यूमर गुड्स की बात कर रहे हैं तो पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि मार्केट में वो सबसे सस्ता कहाँ मिल रहा है. पर यूनिट प्राइस जनरली हाई होती है, ठीक है. दीज गुड्स आर रेगुलरली एंड कॉन्टिन्यूसली इन डिमांड. नो. दीज गुड्स आर सोल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीगेसिव प्रमोशनल एफर्ट्स. नो. अगर हम कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो इनमें ये पहला 3 पॉइंट एग्जिस्ट करता है, तो करेक्ट आंसर होगा 2. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. चेक है, डिमांड ड्राफ्ट है, प्रॉमिसरी नोट है, बट म्यूचुअल फंड नहीं है. नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. अगेन देखो ये फॉर्मूला जो है आर का है कार्ल पियर्सन. कोवेरियंस XY डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरियंस X मल्टीप्लाई बाय वेरियंस Y. बट अब हमारे पास क्वेश्चन में वेरियंस ना दे करके डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तो आर क्या हो जाएगा -17.8 डिवाइडेड बाय 6.6 मल्टीप्लाई बाय 4.2. अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 -0.642. क्यों? क्योंकि कोवेरियंस भी माइनस में है. नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. कस्टमर ओरिएंटेशन एंड एम्प्लॉय पॉलिसीज. येस. क्वालिटी ओरिएंटेशन, डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग स्टाइल्स, decision making, products and services and responsibilities to society, reaction to competitors and gratitude towards nation, role, ambiguities, trade union and policies. अब अगर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात करें तो इसमें रोल, एम्बिग्यूटीज, ट्रेड यूनियन एंड पॉलिसीज नहीं आता, बाकी चारों ऑप्शन इंक्लूड होंगे, तो करेक्ट आंसर होगा 4. नेक्स्ट, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव दैट इज BRI इज नॉट इंटेंडेड टू ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, strengthening logistic and supply chain. yes. improve cost competitiveness. yes. rebalance trade dominance. ये तीनों तो उसका पार्ट है, बट ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म इसके लिए ये इनिशिएटिव नहीं की गई, तो करेक्ट आंसर होगा 1. नेक्स्ट, इस पे देखो हमने पहले भी डिस्कशन किया है. ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है. सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हाइयर तो हो गया 5 लाख. 5 लाख को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर तो लोअर हो गया 4,80,000. फिर स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, फिर लोअर को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, तो जो हायर है वो लेंगे, दैट इज 4,80,000 हमारी GAV आ जाएगी. करेक्ट आंसर होगा 1. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर. टू रिसीव रेम्यूनरेशन. येस. टू अटेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग. नो. टू अटेंड द जर्नल मीटिंग. येस. टू विजिट द ब्रांच ऑफिस. येस. करेक्ट आंसर होगा 3rd. नेक्स्ट, Chalapati Rao committee was constituted for restructuring of RRBs in India, that is regional rural banks in India. करेंसी स्वैप ये बेसिकली एक ऐसा मेथड है जहां से हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की हेजिंग करते हैं. करेक्ट आंसर होगा 1st. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36 में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है. जैसे हम स्टैंडर्ड कॉस्ट चैप्टर पढ़ा देंगे ना, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ देखो सिंपली हम इसका फॉर्मूला बता देते हैं. स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस. अब क्वेश्चन में देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया है, स्टैंडर्ड प्राइस दिया है, एक्चुअल क्वांटिटी दिया है, एक्चुअल प्राइस दिया है. ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 72, तो सीधे सीधे आंसर आएगा 22 रुपीज़ अनफेवरेबल. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एज पर द RTI एक्ट 2005. करेक्ट आंसर होगा 3rd, फाइल नोटिंग. नेक्स्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड लिस्ट को मैच करना है.
साइबर क्राइम, इसका आंसर होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ सेविटिम्टर, ये होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। डिसऑनर ऑफ बिल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एंड पेटेंट एंड कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट, दैट इज करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट आर बेस्ड ऑन द आइडेंटिकल assumptions. Yes, टी टेस्ट is used for comparison between two groups, whereas एफ टेस्ट is used for comparison between more than two groups. दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। What is the probability that sum of outcomes on pair of dice is equal to 8? अब दो पेयर ऑफ डाइस आप फेंक रहे हो तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? लेट से पहले में 2 है और सेकंड में कितना होगा 6, तभी कितना आएगा 8। फर्स्ट में 3 है, सेकंड में 5 है। फर्स्ट में 4 है, सेकंड में 4 है। फर्स्ट में 5, सेकंड में 3। फर्स्ट में 6, सेकंड में 2। इतनी ही प्रोबेबिलिटी है जिससे आपका सम कितना आएगा 8। तो सम ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5, और क्योंकि आपने 2 डाइस फेंका है तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 36। तो टोटल आउटकम 36। करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट? मैन वैटनी यू टेस्ट, येस। क्रुशकल वॉलिस टेस्ट, येस। ची स्क्वायर टेस्ट। अगर देखा जाए तो ए, बी एंड ई ये तीनों ही क्या है? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट, अगेन मैच करना है। नेट इनकम अप्रोच, ये किससे रिलेटेड है? कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से। गॉर्डन मॉडल, ये डिविडेंड मॉडल है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल बजटिंग एंड रीऑर्डर लेवल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ सेविटिम्टर, ये हमने डिस्कस किया है कि लेट द बायर बिवेयर। करेक्ट आंसर होगा 2। बायर शुड बी बिवेयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बाइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीडिसेसर ऑफ द IRDA एक्ट 1999? ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि IRDA के पहले कौन सा एक्ट था? इंश्योरेंस एक्ट 1938। नेक्स्ट, लिस्ट आउट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स द इंपॉर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल्स दैट अ बिजनेस शुड फॉलो to take the necessary action for the development of the concerned industry or business, pay taxes and discharge other obligations promptly, to ensure the best utilization of human resources, refrain from secret kickbacks or payoffs to customers, suppliers, administrators, etc., ensure payment of fair wages and fair treatment of employees. करेक्ट आंसर होगा BDE, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा था? एथिकल प्रिंसिपल्स क्या क्या होने चाहिए, तो वो किससे होते हैं रिलेटेड? जो सोसाइटी से रिलेटेड हो, एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, उसको हम कहते हैं एथिकल प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गुडविल इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट? कैट गुडविल। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड सो मच दैट नेगेटिव इनकम इफेक्ट ओवरवेल्म्स द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सो एज द अंडरलाइंग डिमांड कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड? पॉजिटिवली स्लोप्ड कहाँ होता है? गिवन गुड्स में, क्योंकि गिवन गुड्स मतलब क्या होता है? सिंपली जैसे बाजरा हो गया लो क्वालिटी प्रोडक्ट, एंड लो क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए यही होता है ना कि जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती जाती है हमें लगता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो रही है, और क्वालिटी अच्छी हो रही है तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करने लगते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 3, गिवन गुड्स। नेक्स्ट, यू शेप्ड long run average cost curve is based on the assumption that economies of scale prevails at small levels of production and diseconomies of scale prevails at larger level of production. ये तो करेक्ट है। Decreasing return to scale arises primarily because as the scale of operation increases, it becomes even more difficult to manage the firm effectively. ये भी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के यू शेप होने को जस्टिफाई नहीं करता। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा 2, कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांसफर? इंटरनेशनल के लिए स्विफ्ट यूज होता है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर बिहेवियर डज नॉट कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज? ऑब्टेनिंग है, कंज्यूमिंग है, डिस्पोजिशन भी है, बट प्रोड्यूसिंग नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा 4। अब आज की प्रैक्टिस सेट में भी हमने ओवरऑल 50 MCQs डिस्कस किए हैं, और इसके रिमेनिंग 50 MCQs नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी MCQs में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, हम उस पर डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। एंड अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आज की क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और पहले के भी मॉडल पेपर्स की PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग इसका रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।